नमस्ते। आज के क्लास में हम लोग कल के क्लास का के आगे का कर रहे हैं, जो कि है मेमोरी यूनिट। देखिए, हम लोग कल पढ़े थे यहाँ पे इनपुट प्रोसेस और आउटपुट होता है, जो कि वर्किंग प्रिंसिपल है सिस्टम का, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। तो प्रोसेसिंग में हम लोग सीपीयू के बारे में जाने थे। सीपीयू मतलब क्या हो गया कि सीपीयू का में तीन चीज़ें होती हैं मेनली: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट। मेमोरी यूनिट को दो भागों में बांटा गया है। पहला है, या तो प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहिए, दो अलग अलग पार्ट है। या तो मेन मेमोरी या मास में, दोनों रिलेटिव टर्म्स है। मेन मेमोरी और मास मेमोरी कह सकते हैं, या नहीं तो सेमीकंडक्टर मेमोरी और मैग्नेटिक मेमोरी कह सकते हैं। ये थोड़ा बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट समझना भी ज़रूरी होता है। कितना भी एडवांस हो जाएगा कुछ भी, लेकिन ये बेसिक, रैम तो है ही, हार्ड डिस्क तो है ही, पेन ड्राइव्स तो है ही, मेमोरी कार्ड तो है ही, इसलिए ये सब कैसे काम करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या होता है। देखिए, मेन मेमोरी या मेन प्राइमरी मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी को हम लोग एक्चुअली में तीन भागों में बांटते हैं। यहाँ पर है आपका रैम, और यहाँ पे थर्ड है कैश मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बाद में पढ़ते हैं। देखो, रोम क्या होता है? रोम होता है, इसको कहते हैं, ये रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी, रोम के हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जो भी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, रोम रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी में होता क्या है? रीड ओनली मेमोरी में सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। ये एक आईआईटी का एक क्वेश्चन भी था। देखो, क्वेश्चन क्या था? रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी ये कहते हैं, नाम भी इसका सबको पता होगा जो लोग भी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी है और इसमें रीड और राइट दोनों करते हैं। तो एक क्वेश्चन था कि अगर रैम में रीड और राइट दोनों कर लेते हैं तो रोम का ज़रूरत क्या है? रीड ओनली मेमोरी का ज़रूरत ही क्या है? देखो, रीड ओनली मेमोरी का ज़रूरत इसलिए है, ये सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को होल्ड करके रखता है। आज आप एक सिस्टम लगा रहे हैं, हो सकता है उसमें जो हार्ड डिस्क है वो 1 TB का आज लगाए हैं, कल को उसको 2 TB का करना है, तो एक बार उसका इंस्टॉलेशन कर लिए, सारा कुछ उसका सेटअप आप लगा लिए, आपके सिस्टम में जो भी अलग से डिवाइसेस लगे हुए हैं सारा कुछ एक साथ आप उसमें कॉन्फ़िगर कर लिए। करने के बाद वो सेव करके आपने रख दिया। तो क्या होगा कि बार बार जब भी हम लोग सिस्टम को ऑन करेंगे तो सिस्टम बार बार उसको सर्च नहीं करेगा। वो एक बार रोम में स्टोर्ड है, उसको वो देख लिया कि आपके सिस्टम को कैसे के साथ कैसे वर्क करना है, समझ लिया, और बस हो गया। वो हो गया आपका रीड ओनली मेमोरी। रोम रोम क्या कर रहा है? सिस्टम्स के कॉन्फ़िगरेशन को होल्ड करके रखता है, जिसको हम लोग सीमॉस बैटरी के जरिए उसको होल्ड करके रखा जाता है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम है, रैम को यूज करता है यूजर। मतलब हम आप यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं। ये हुआ आपका रैम। और ये क्या होता है? ये वोलाटाइल इन नेचर होता है, मतलब कि ये पावर डिपेंडेंट होता है। वोलाटाइल इन नेचर, ये भी एक क्वेश्चन है। विच मेमोरी इज वोलाटाइल इन नेचर? आपको बताना होगा। रैम जो है, वोलाटाइल का मतलब होता है पावर डिपेंडेंट। आप लोग कोई भी काम कर रहे होंगे, अगर आपका सिस्टम किसी भी कारण से अचानक से लॉग ऑफ हो जाता है, अचानक से ऑफ हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, और अगर आप सेव किए हुए नहीं होते हैं तो आपका जो भी काम है सारा कुछ वॉश आउट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी काम हम लोग करते हैं, हम लोग मतलब यूजर्स हम आप ही हैं, हम आप जो भी काम करते हैं वो रैम में करते हैं। तो देखो, रैम, मान लो कि रैम क्या हो गया? एक स्पेस हो गया। देखो, ये एक स्पेस बना हुआ है, स्पेस है। इसमें जब हम लोग इसमें देखो, स्पेस टू यूजर टू वर्क स्पेस है, यूजर को दिया गया है जिसमें कि यूजर वर्क करता है। जैसे हम लोग मान लीजिए सिस्टम खोले, सिस्टम खोलने के बाद हम लोग एम एस वर्ड खोले, तो एम एस वर्ड कहाँ खुलेगा? खुलने के लिए उसको एक जगह चाहिए ना, तो वो जगह है प्रोवाइड कराता है रैम। फिर गाना भी सुनने हम लोग लगते हैं, वो भी हमारा एक सॉन्ग चल जाता है, तो वो सॉन्ग चलता है, वो कहाँ खुला? सॉन्ग कहाँ से बज रहा है? वो आपके रैम में ही खुल के बज रहा है। वो चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, मोबाइल का भी तो टेक्नोलॉजी जो है वो कंप्यूटर्स पे ही बेस्ड है ना, तो वो भी हो गया, वो आपका सॉन्ग हो गया।
नेक्स्ट है, अगर कोई कोई भी तरह का किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर हम लोग अगर खोल रहे हैं, अगर क्रोम भी खोल रहे हैं, तो क्रोम भी कहाँ खुल रहा है, आपके रैम में ही खुल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे है बेस मेमोरी। तो रैम को समझने से पहले थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, जिसमें हम लोग समझ लेते हैं बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। देखो, हम लोग सिस्टम पे बैठते हैं, सिस्टम में बैठने के बाद हम लोग क्या किए, स्विच को ऑन किए, सिस्टम का स्विच ऑन किए। स्विच ऑन जैसे ही किए तो आपको थोड़ा देर रुकते हैं हम लोग, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं थोड़ी देर हम लोग को रुकना पड़ता है, और रुकते जब है तब आपको बैकग्राउंड में कुछ काम हो रहा होता है, कुछ सेकंड्स के लिए भी हो तो रुकना पड़ता है। और आपको स्क्रीन में आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका लोगो आके थोड़ी देर 2-3 सेकंड्स के लिए रुकता है। फिर आपके सिस्टम जो है वो इस तरीके से एक डेस्कटॉप आ जाता है। फिर यहाँ से आप आइकॉन्स में क्लिक करते हैं और फिर वो जा करके आपका ओपन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो वो जो बैकग्राउंड में काम होता है वो क्या होता है, देखो, स्विच जैसे ही ऑन किया तो सबसे पहले आपका सिस्टम रोम को चेक करता है। रोम को चेक करने का मतलब है, देखो, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है कि आपको कितना जीबी का रैम मिला काम करने के लिए, सेव करने के लिए कितना हार्ड डिस्क मिला, मेमोरी कार्ड लगा हुआ है कि नहीं, कौन सा मॉनिटर में उसको डिस्प्ले कराना है, क्या है, वो सारा का सारा चीज उसको सबसे पहले सिस्टम को देख मिल गया। उसके बाद वो रैम को काउंट करता है, रैम को काउंट करता है मतलब उसको काम करने के लिए कितना स्पेस मिला। ठीक है, वो स्ट्रक्चर तो ठीक है। जैसे इसको ऐसे समझ लेते हैं कि आप कहीं पे नए ऑफिस में गए हैं, तो ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है, तो ऑफिस का एनवायरनमेंट में ठीक है भाई, एसी लगी हुई है, यहाँ पे 4 टेबल लगा हुआ है, मेरा एक अलग सा रूम है। अब इस तरीके से देख लिया तो दैट इज रॉन्ग। अब आपको काम करने के लिए कितना स्पेस मिला, आपको एक पूरा टेबल मिला कि वो टेबल आपका शेयरिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, तो दैट इज रैम। तो यहाँ पर रैम को काउंट करा। रैम को काउंट किया मतलब ये तुरंत वर्किंग मेमोरी है, इसलिए यहाँ पर इसको तुरंत बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका नाम भी है। देखो, रैंडमली जो एक्सेस हो जाता है वो रैम हो गया। उसके बाद सिस्टम चेक करता है पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब होता है बाहर से लगा हुआ जितना भी डिवाइसेस है वो सबको चेक कर लेता है कि वो सारा कुछ प्रॉपरली वर्किंग है कि नहीं। अगर आपको स्कैनर लगा हुआ है तो देख लेगा सिस्टम, बार बार उसको इंस्टॉल नहीं करेगा। एक बार इंस्टॉल कर लिया और फिर वो देख लिया है कि नहीं, बस एक कुछ सेकेंड्स में वो सारा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद आपका सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करता है, जो कि रैम के बेस मेमोरी में जाके लोड होता है। देखो, हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, अभी हम आप लोग को समझा रहे हैं एमएस वर्ड के थ्रू, लेकिन बैकग्राउंड में तो एमएस विंडोज खुली हुई है ना। तो ये खुला हुआ होने के लिए एक जगह तो चाहिए। तो वो जगह क्या है, वो आपका बेस मेमोरी है। और इस बेस मेमोरी में ऑपरेटिंग, जब तक सिस्टम ओपन है तब तक ये बेस मेमोरी में ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन है। तो क्या हुआ, लोड कर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में। उसके बाद जा करके आपका डेस्कटॉप, मतलब इस तरीके का डेस्कटॉप आएगा। ये तरह तरह का डिफरेंट डिफरेंट डेस्कटॉप सबके सिस्टम का आता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस, माने 1 to 6 स्विच ऑन करने से लेकर के डेस्कटॉप आने तक के बीच के जो प्रोसेस होते हैं, इसको कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। इसके ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस। तो ये बूटिंग प्रोसेस, जितना भी वेरी लगा लीजिए कम है। बूटिंग प्रोसेस क्या है, स्विच ऑन, कोई भी सिस्टम दुनिया का ले लीजिए, उसमें स्विच ऑन करने से लेके किसी भी तरह का डेस्कटॉप, आप विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो उसका डेस्कटॉप अलग होगा, आप उबंटू में काम कर रहे हैं तो उसका डेस्कटॉप अलग होगा, वो डिपेंडिंग अपॉन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो जो भी होगा वो आपके इस बेस मेमोरी में जा करके लोड हो गया। अब बेस मेमोरी में लोड हो गया, अब क्या करेंगे, अब आपके पास क्या हो गया, आपका ये सिस्टम ओपन हो गया, अब रेडी हो गया काम करने के लिए, डेस्कटॉप आ गया, मतलब अब आपका सिस्टम रेडी है। अब क्या करना है, इसमें हम जा करके एम एस वर्ड खोल लेते हैं। एमएस वर्ड जब हम खोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं खुलेगा ना, तो वो खोलने के लिए जो स्पेस हो गया वो रैम हो गया। समझ में आ गया। अब जब यहाँ पर हम लोग ये जो सब जो काम कर लेते हैं, काम करने के बाद जब इस फाइल को सेव करते हैं ना, तो सेव करेंगे, तो जब फाइल को सेव करेंगे तब वो जा करके किसी ना किसी सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क में ले लीजिए या पेन ड्राइव में ले लीजिए या मेमोरी कार्ड में लीजिए, कहीं भी मास मेमोरी में ले जा करके तब वो जा करके वहाँ पे सेव होगा।
ये होता है प्रोसेस। रैम में काम करते हैं, उसके बाद जब वो सेव करते हैं तो आपसे पूछता है ना कहाँ सेव करें, तो आप उसको लोकेशन देते हैं, CDE जो भी लोकेशन देते हैं वो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कौन सा ड्राइव आपको शो करेगा। तो सी तो रहेगा ही रहेगा। पेन ड्राइव के लिए कभी ई ड्राइव भी हो सकता है, कभी डी ड्राइव भी हो सकता है, तो आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है ये पूरी तरीके से कि कौन सा ड्राइव आपका उसमें दिखेगा। तो हार्ड डिस्क हो गया, तो जो भी है आपका जो भी फाइल है वो जा करके वहाँ सेव हो जाता है, किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज में जाके सेव होगा। ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी में ये जो है ये दो दो मेमोरी आप लोग को समझ में आ गया। थर्ड मेमोरी जो है दैट इज कैश मेमोरी। हाई स्पीड बफर मेमोरी इसका दूसरा नाम भी है, और आजकल जितना भी लैपटॉप वगैरह ले लीजिए उसमें अलग से मेंशन रहता है कि इतना आपको कैश मेमोरी मिलेगा। कैश मेमोरी का मतलब क्या है, एक अलग से स्पेस क्यों ज़रूरत है? देखो मैंने अभी कहा कि बॉस जो है, बॉस ही का काम है कि वो इनपुट लिया, फिर इधर भेजा, फिर यहाँ से इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर से गया, फिर इधर से गया, फिर आउटपुट में वो आपको आपको जो है आंसर शो कर रहा है। अब मान लो कि ये तो बॉस तो ऑलवेज बिजी है, अब आपको एक फाइल को यहाँ से यहाँ तक खाली सेव करना है। तो पहले का जो प्रोसेसस हुआ करता था उसमें क्या था, अब हम मतलब यूज़र जो है वो इनपुट से बॉस को इंटरप्ट किया कि भाई हमको ये चीज़ यहाँ भेजना है। तो भेजना तो बॉस कोई काम कर रहा होगा, उसको छोड़ेगा, फिर बोलेगा कि हाँ भाई बताओ क्या करना है। इनपुट को फिर बैक उसको इंटरप्ट भेजा, फिर बोलेगा इनपुट से, फिर हम लोग बोले कि चलो भाई इसको यहाँ से यहाँ सेव कर दो। फिर जा कर के वो उसको इन्फॉर्मेशन देगा, उसके पास इंटरप्ट भेजेगा। तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता था पहले। पहले ना जब हम लोग मतलब बहुत पहले की बात बता रहे हैं, अभी तो बहुत फास्ट हो गया है। पहले एक एक फाइल को सेव करने में 5 मिनट 10 मिनट का टाइम भी हम लोग को देना पड़ता था। तो उतना सेविंग, तो अभी क्या उतना स्पीड है नहीं। तो अभी क्या करते हैं हम लोग कि एक अलग से एक स्टोरेज डाल दिया गया है। तो मतलब आपका जो फाइल होगा ना वो बॉस को इंटरप्ट नहीं करेगा। हम जैसे ही सेव कमांड देंगे तो वो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, डायरेक्ट नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से एक कैश मेमोरी को इसमें अलग से डाल दिया गया है। तो ऐसा होता है, ये सारा काम जो है हमारा इस तरीके से होता है। अब यहाँ देखो, एक चीज और हम समझा ही देते हैं। देखो यहाँ सब में मेमोरी मेमोरी लिखा है, सारा मेमोरी है। कैश मेमोरी, रैम माने रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, कैश मतलब हाई स्पीड बफर मेमोरी या कैश मेमोरी। बट जब हम लोग सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं तो सब में ये डिस्क हो जाता है, हार्ड डिस्क, CD माने कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सब में देखो डिस्क आ जाता है। डिस्क का मतलब क्या है, आप ऐसे भी देखिएगा कि कोई भी अगर छोटा सा चिप, हम लोग जो मेमोरी चिप जो लगाते हैं मोबाइल वगैरह में, तो आपसे बोलता है कि इस डिस्क में सेव करना होगा। तो कोई भी फाइल जब भी सेव होगा ना, वो जा करके डिस्क में ही सेव होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये सब टेम्पररी मेमोरी है, लेकिन इसमें कुछ भी कंटेंट जो है वो परमानेंटली नहीं रहेगा। आपको उसको सेव करने के लिए डिस्क को ही यूज कर, डिस्क ये जो टर्म है डिस्क, डिस्क को यूज करना पड़ेगा। तो डिस्क का मतलब क्या है, देखो कोई भी डिस्क जो है वो इस तरीके से गोल गोल ये ट्रैक्स में डिवाइडेड रहता है। ये जो है ना, ये जो ट्रैक है, ये जो गोल गोल वाला है, ये कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट देखो टू डिस्क में क्या होता है, डिस्क में क्या होता है, कोई भी डाटा को स्टोर किया जाता है। तो स्टोर करने के लिए, टू स्टोर एनी डेटा, डिस्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड ट्रैक्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है ये जो गोल गोल इस तरीके से है ना, मतलब इसका जो डिस्टेंस होगा सब तरफ से वो इक्वल होगा, इसी को बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गया। दीज सर्कल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, मतलब इसको फिर से इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया, इस तरीके से। और जो डेटा होगा, देखो यहाँ पे, टू स्टोर एनी डेटा डिस्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड ट्रैक्स। These tracks are further divided into sectors and data can be stored on these sectors only. इसी सेक्टर में जाके, ये सेक्टर दिख रहा है ना, इसी सेक्टर में जाके आपका जो है डेटा जो है वो स्टोर होगा। ये इसी सेक्टर, ये जो यहाँ पे ये वाला जो गैप दिख रहा है, इसी में जाके आपका डेटा जा करके स्टोर होगा।
The process of dividing a disk into tracks and sector is known as formatting. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो formatting वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर हम लोग देखो किसी भी डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए डिस्क को फॉर्मेटेड होना ज़रूरी है. आप एक नया नया आप एक मेमोरी चिप लाइए, उसको आप मोबाइल में लगाइए तो ये बोलेगा कि दिस इज़ नॉट. आजकल ऐसे हालांकि प्री फॉर्मेटेड आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको फॉर्मेट कर देते हैं. तो फॉर्मेट कर देने से क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा खाली हो जाता है. अगर आप कहीं से पुराना हार्ड डिस्क पुराना सिस्टम परचेज करते हैं, तो उसका पहले हम लोग क्या किया जाता है, हार्ड डिस्क को डेटा को पहले सबसे पहले फॉर्मेट कर देते हैं. तो जैसे आप फॉर्मेट कर दिए तो पूरा का पूरा डिस्क जो है वो न्यू हो गया. पुराना कुछ भी अब उसके उसमें उसको नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो दोबारा से ट्रैक्स में डिवाइड हुआ, फिर सेक्टर्स में डिवाइड हुआ, अब वो रेडी एकदम रॉ हो गया. जब आप कुछ भी लिख करके स्टोर करते हैं, जब आप कुछ भी लिखते हैं, एम एस वर्ड खोले, एप्लीकेशन टाइप किए यहाँ पे, और जब सेव कमांड दे रहे हैं तो ये डिस्क में जा रहा है. तो डिस्क में जब सेव कमांड दे रहे हैं ना, तो वो कहीं भी जा करके, यहाँ पे कहीं भी जा करके वो स्टोर हो जाएगा. कहीं भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है, वो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते. तो इसी सेक्टर में जाके वो स्टोर होगा. ठीक है. और एकदम बाहर वाला जो ये जो एकदम बाहर वाला ट्रैक है, एकदम बाहर वाला आउटर मोस्ट ट्रैक, ये कंटेन करता है फैट. फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल. ये सब जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन लोग के लिए बहुत बहुत ही बेसिक है. और ये सब क्वेश्चंस मोस्टली आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स वगैरह में. फाइल एलोकेशन टेबल है जिसको फैट बोलते हैं, और ये कंटेन करता है ट्रैक ज़ीरो. ट्रैक ज़ीरो जो है उसमें फाइल एलोकेशन टेबल रहता है, फैट रहता है. अगर अगर फाइल एलोकेशन टेबल मतलब आपका जितना भी डिस्क में जो भी फाइल्स है वो तो कहीं ना कहीं होगा. तो वो इंडेक्स जो है वो ये ट्रैक ज़ीरो कंटेन करता है. अगर आपके डिस्क का ट्रैक ज़ीरो खराब हो गया तो ये डिस्क जो होगा ना, ये आपका अनयूजेबल होगा. इसको फिर आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर कुछ और आपका अगर चेंज होता है, मतलब कुछ भी ट्रैक्स, अगर सेक्टर कोई बैड सेक्टर आ गया तो उसको अगर आप दोबारा से फॉर्मेट कर दीजिएगा, तो हो सकता है कि वो ठीक हो जाए. दोबारा से आ जाता है इस चीज़. तो ये हो गया आपका मेमोरी यूनिट का ये इम्पोर्टेंस है. मेमोरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट. दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी को तीन भागों में बांटा गया है, रोम, रैम और कैश मेमोरी. और इधर सारा का सारा डिस्क होता है. और जो भी हम लोग देखो ऑपरेटिंग सिस्टम्स या जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके रखते हैं, वो हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करके रखते हैं. और जब हम लोग उसको ओपन करते हैं, सिस्टम ऑन हुआ, तो वो हार्ड डिस्क से ही जाके यहाँ रैम में, ये जो बेस मेमोरी भी है वो स्टोर कहाँ है, वो हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है. उसके बाद जैसे हम लोग सिस्टम ऑन किए तो यहाँ हम जैसे बोले लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम टू रैम, तो रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कहाँ से कर रहा है, वो हार्ड डिस्क से कर रहा है. सब एक दूसरे के साथ सारा का सारा जो है इंटरनली कनेक्टेड है. तो यहाँ पे हार्ड डिस्क से वो चला जाएगा बेस मेमोरी में. फिर बेस मेमोरी में कहाँ क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोडेड है. फिर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, अब एम एस वर्ड भी जो है वो कौन सा वर्जन आप चलाइएगा, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड चलाना है, कौन से वर्जन का वर्ड चलेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन चलेगा, वो सारा का सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे डिपेंड करता है. तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप. हाँ. ओके. तो ये यहाँ पर आज हम लोग मेमोरी यूनिट को कंप्लीट किए. नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़ते हैं. थैंक यू.